अभी मैं इस वक्त हम लोग ये कहने की स्थिति में तो नहीं है कि किसकी कितनी सीटें आएंगी, लेकिन अगर आप पोल सर्वेज देखें जो आ रहे हैं, जो लोग बीजेपी को आगे भी रख रहे हैं वो कोई बहुत ज्यादा अंतर से आगे नहीं रख रहे हैं। जैसे आप 2/3 कह रहे हैं, 19-20 का फर्क बता रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। देखिए, मैं सर्वे के आधार पर ना स्टेटमेंट करता हूं, ना सर्वे के आधार पर रणनीति बनाता हूं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बनाते हैं और परिश्रम कर कर चुनाव में जीतना हमारे पार्टी का विचार है और इसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको कहता हूं तो बहुत सोच समझ कर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव 2/3 बहुमत से जीतेगी। और अगर नहीं जीती तो? अब तक तो मैंने जो कहा बाय एंड लार्ज सच पड़ा है। आप लोग उत्तर प्रदेश में भी यही पूछते थे, महाराष्ट्र में भी यही पूछते थे, हरियाणा में भी यही पूछते थे, झारखंड जम्मू में भी यही पूछते थे। पहले गुजरात में भी 2010 से 2014 तक यही होता था। इस बार निश्चित हम 2/3 बहुमत से चुनाव जीतेंगे। कई बार आपको अपने आप के बारे में ऐसा लगता है कि जैसे सचिन तेंदुलकर एक जमाने में जब बैटिंग करने जाते थे तो लोग सोचते थे कि ये 100 रन बना के ही वापस लौटेगा, और वो एक्सपेक्टेशंस का जो बोझ था वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था ना। अब आप पीछे इतने मुझे कोई बोझ नहीं है। हैं। मैं चुनाव हमेशा भारतीय जनता पार्टी के संगठन के आधार पर लड़ता हूं। आज भी दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने बूथ प्रमुख और पन्ना प्रमुख बनाने का काम समाप्त कर दिया है। आप देखेंगे 2-3 दिन में ही ये बूथ प्रमुख और पन्ना प्रमुखों की फौज लोक संपर्क के लिए जैसे ही निकलेगी, वातावरण के अंदर आप चमत्कारिक परिवर्तन देखेंगे। इस बार आपने कुछ अपने गेम प्लान में बदलाव किया है, कुछ चेंज किया है? नहीं, बाकी चुनावों के मुकाबले हमने एक नया प्रयोग किया है कि आपका एक शार्प पॉलिटिकल माइंड है। हर मतदाता सूची के पेज पर एक कार्यकर्ता को इंचार्ज बनाना, जो वो 30 या 40 परिवारों का संपर्क करेगा और मतदान के दिन तक संपर्क करके मतदान के दिन मतदान कराएगा। ऐसे कॉन्क्रीट बेस पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठोस आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक प्रयोग है, मैं मानता हूं कि बड़ी सफलता मिलने जा रही है। अमित जी, जो आपका विरोधी जो इस वक्त है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, उनके साथ फायदा यह है कि वो दे आर फाइटिंग विदाउट बैगेज। बिल्कुल, वो दे आर ट्रेवलिंग वेरी लाइट। उनके पीछे कोई बैगेज नहीं है। तो बैगेज मैंने दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम हर रोज 5 सवाल अरविंद केजरीवाल जी को पूछेंगे। मैं चाहता हूं कि केजरीवाल जी जरा उसका जवाब दें। आपको ऐसा लगता है कि आपका जो बैगेज है वो है प्रधानमंत्री मोदी की छवि, कि उनकी जो छवि है उस पर कोई डेंट नहीं लगना चाहिए? नहीं, डेंट लगेगा भी नहीं। ऐसा कोई काम इस सरकार ने नहीं किया जिससे मोदी जी की छवि को डेंट लगे, और आप मानकर चलेगा 2019 तक नहीं लगेगा। हम इसी तरह पाक साफ सरकार चलाते हुए, पारदर्शी सरकार चलाते हुए 2019 में दूसरे मैंडेट के लिए जाएंगे और पाएंगे भी। नहीं, डेंट तब लगेगा, मान लीजिए अगर आप दिल्ली में सरकार नहीं बना पाए या सीटें उतनी नहीं आ पाई, तब डेंट लगेगा और लोग सवाल उठाएंगे। मुझे लगता है सुधीर जी, आपने 10 तारीख तक राह देखनी चाहिए। जी, एक और सवाल ये था कि किरण बेदी में आखिर आपने ऐसा क्या देखा? आपके पास और भी लोकल नेता थे, आपके पास महिला नेता भी हैं, मीनाक्षी लेखी हैं, स्मृति ईरानी हैं, और भी कई नेता हैं, कि आपने किरण बेदी को चुना, और जिस पर यह आरोप लगा कि अभी आप किरण बेदी को लेकर आए, आप कृष्णा तीरथ को लेकर आए, आप शाजिया इल्मी को लेकर आए, विनोद कुमार बिनी को लेकर आए, यानी इम्पोर्टेड नेता इस बार भर गए बीजेपी के अंदर। हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में विगत 1 दशक से हर पार्टी के अच्छे लोग जुड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है। अब कोई भी चुनाव उठाकर मुझे पूछ लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन जुड़ा। ये कोई नई परंपरा नहीं है, मगर इस बार हम ऐसी पार्टी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं जिनका प्रचार करने का तरीका हिटलर के सेनापति गोबेल्स जैसा है। तो थोड़ा माहौल बना है, मगर इससे जमीनी स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई जुड़ने से पार्टी मजबूती होती है, किसी के जुड़ने से पार्टी निर्बल। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो फौज है वो हिटलर की फौज जैसी है? मैंने ऐसा नहीं कहा। गोबेल्स एक प्रचार के लिए एक रूपक बना हुआ है, वो रूपक को मैंने इस्तेमाल किया। जी, सरकार ने डीआरडीओ के चीफ को हटा दिया, कल विदेश सचिव को हटा दिया, सेंसर बोर्ड के लोगों ने रिजाइन कर दिया, तो बहुत सवाल सरकार को लेकर भी उठ रहे हैं। हालांकि आप सरकार में नहीं है, लेकिन ये कि एक ऑटोक्रेटिक स्टाइल से सरकार चल रही है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये तीनों लोग जो आप बोले, तीनों के कार्यकाल समाप्त हो चुके थे।
नहीं, इनका तो अभी 6 महीने बचा हुआ था। किनका? विदेश सचिव का। वो एक्सटेंशन पर थी, अच्छा, कार्यकाल समाप्त हुई। तो अनसेरेमोनियस आप नहीं मानते इसको? ना, आप हर बार सरकार बदलती है तब कितने परिवर्तन होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कितने परिवर्तन हुए, उसको कंपैरेटिवली जनता के सामने रखिएगा। मुझे लगता है कि कंपैरेटिव बनाने के बाद आप खुद ही ये जनता के सामने नहीं रखेंगे। अमित जी, लोगों के दिमाग में जब वोटिंग हो रही होगी तो बराक ओबामा की जो दिल्ली यात्रा थी वो भी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगी। ये बराक ओबामा जो 52 घंटे रहे, आपको ऐसा लगता है कि ओबामा फैक्टर से आपको दिल्ली में कुछ लाभ मिलने वाला है और उसकी टाइमिंग ऐसी रही जिससे आपको फायदा हो? देखिए, जहां तक ओबामा जी का विजिट का सवाल है, सिर्फ ओबामा जी की विजिट नहीं, भारत सरकार के हर अच्छे काम का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलना लाजमी है और मिलना भी चाहिए। जहां तक चुनाव का सवाल है, और 26 जनवरी ना हम कभी ला सकते अपने एजेंडे से, ना चुनाव हमने घोषित किया है। प्योरली इट इज कोइंसिडेंट कि चुनाव घोषित हुआ और 26 जनवरी बीच में आई। पर जो कुछ लोगों को देखने को मिला, नरेंद्र मोदी की और ओबामा की जो दोस्ती रही और जो वार्मथ देखने को मिली, उससे आपको लगता है कि बीजेपी को भी थोड़ा सा पुश मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट ही सही? इसको आप किस्मत भी समझ सकते हैं? नहीं, मैंने कहा ना, सरकार के हर अच्छे प्रदर्शन का फायदा बीजेपी को होगा, और मैं मानता हूं कि भारत और अमेरिका के संबंध इस विजिट के कारण, इस मुलाकात के कारण, और जो मेहमान नवाजी भारत ने ओबामा जी की है, उनको मुख्य अतिथि बनाया है अपने गणतंत्र दिन का, इसके कारण रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। अर्थतंत्र में भी जो सुधार लाना चाहते हैं उसमें काफी मदद मिलेगी। स्वाभाविक रूप से पब्लिक मैंडेट में इसका फायदा होता ही है। अच्छा, अब मैं आपको विरोधी पक्ष के वकील के तौर पर एक ये सवाल पूछना चाहता हूं, और वो ये है कि मान लीजिए दिल्ली में अगर बीजेपी जीत गई और आपकी सरकार बन गई, तो श्रेय मोदी जी को जाएगा, उनकी छवि को, और आपको जाएगा? मोदी जी के नेतृत्व को श्रेय जाएगा। किरण जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को श्रेय जाएगा। और अगर हार गए तो ये कहा जाएगा कि जो मास्टर स्ट्रोक आपका था वो बैकफायर कर गया, वो है किरण बेदी। हार जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, मेरी जिम्मेदारी होती है। मैं मानता हूं कि भाई पार्टी का चुनाव लड़ रहे हैं, अगर हारते हैं तो पार्टी के संगठन पर सवालिया निशान खड़े होंगे ही, मगर मुझे पूरा भरोसा है हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे। दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, दिल्ली की जनता को उसका क्या फायदा हो सकता है? अगर इसको ये इक्वेशन से हम चल के देखिए, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि सालों से दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियां जो है उसका मसला रिजॉल्व नहीं हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको रिजॉल्व करने की दिशा में एक पहल की है, एक अध्यादेश लाया है। अब उसको लॉजिकल एंड तक ले जाना है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है तो ज्यादा अनुकूलता रहेगी। दिल्ली ये देश की राजधानी है, देश की सरकार भी यहीं से चलती है, तो स्वाभाविक रूप से दोनों जगह एक पार्टी की सरकार है तो तालमेल अच्छा रहेगा। और विशेषकर जब अरविंद जी जैसे व्यक्ति चुनाव में दूसरी ओर लड़ रहे हैं, तब विरोध के वातावरण में कभी विकास नहीं हो सकता। संवाद और सहकार के वातावरण में ही विकास होता है। मेरे आखिरी के 2 सवाल हैं। मीडिया में एक ये खबर चल रही है कि जब आपने मंत्रियों की और बड़े नेताओं की बैठक ली दिल्ली के बारे में और कैंपेन के बारे में, तो आप उन लोगों से काफ़ी नाराज़ थे और आपने ये कहा कि बड़े नेता मेहनत नहीं कर रहे हैं और अच्छा ये रहेगा कि वो अब कैंपेन में जाएं, सड़कों पर उतरें और मेहनत करें। क्या ये सही है? सीधे आप ही से पूछ लेते हैं। नहीं, जरा भी सही नहीं। जिन जिन हमारे बड़े नेताओं को एक एक जिले की जिम्मेदारी दी है, सबने थोड़ा ज्यादा ही काम कर आज रिपोर्टिंग की है। कहीं पर कोई सवाल नहीं है, किसी ने बात को फैलाया है। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नेता बनने के बाद भी कार्यकर्ता रहता है और वो दिखाई भी पड़ता है। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि बड़े नेताओं ने, उनको लगता है कि पर्ची जो फटी है वो अमित शाह जी के नाम पे और मोदी जी के नाम पे फट गई है, जिम्मेदारी उन्हीं की है, हमसे कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि हमारा चेहरा तो प्रोजेक्ट किया ही नहीं गया है। तो हर बार ऐसा होता रहता है, मीडिया में एक बात ऐसी आती है और हर बार हम चुनाव लड़ता है। मेरी तो आपको यही निवेदन है कि आप 10 तारीख को जरा इसको याद करिएगा। जी, आखिरी सवाल,
ओबामा जी 5 घंटे सो रहे हैं और मोदी जी 3 घंटे सो रहे हैं। नींद के ऊपर बड़ी बात हुई थी। दिल्ली का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है, आप कितने घंटे सो रहे हैं? आपको नींद आ रही है ठीक से, नहीं आ रही है, ये हम जानना चाहते हैं। घंटे छोड़ दीजिए, जब तक मेरा काम समाप्त नहीं होता मैं सोता नहीं। तो आप सो ही नहीं रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। या नींद उड़ी हुई है? एक दिन का मेरा जो काम तय किया हुआ होता है वो समाप्त नहीं होता तब तक मैं सोता नहीं। घंटों के पचेड़े में आप मत पड़िए। जी अमित जी, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते अगर आप बता सकें सीटों की एग्जैक्ट संख्या, तो फिर हम 10 तारीख को ये इंटरव्यू दोबारा से चला देंगे। 2/3 से नीचे भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी। हम 2/3 बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। थैंक यू अमित जी, हमसे बात करने के लिए।